स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम बात करेंगे आपके जो टैक्स से जुड़े जो भी सवाल हैं, जो उलझने हैं, वो हम इस शो में शामिल करेंगे और उन्हें हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके ज़रिए आप अपने सवाल भेजिए। साथ ही हमारा फ़ोन लाइन नंबर भी फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और अपने सवाल की एक क्लिप भेजकर भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है HUF। अब अगर आयकर की बात आती है, यानी कि इनकम टैक्स की बात जब आती है, तो ये इंडिविजुअल्स, कंपनियों, फर्म्स और अन्य एंटिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। ऐसी ही एक एंटिटी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम HUF के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए टैक्स की अलग देनदारियां और छूट इसमें मिलते हैं। अगर आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो परिवारों को एक साथ रहने और साथ में काम करने के लिए भी प्रेरणा देता है। तो ये एक इमोशन भी है जिसे कि कानूनी मान्यता भी दे दी गई है। तो चलिए इसको और विस्तार से आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, जाने माने CA और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में पहला सवाल तो हम इसी से शुरुआत करेंगे कि HUF के बारे में बेसिक जानकारी हमारे दर्शकों को देखिए कि ये HUF होता क्या है और कौन इसका पार्ट होता है, कौन HUF बना सकता है। देखिए पूजा, ऐसा है कि HUF मतलब आपने जैसे एलोबरेट कर दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पेक्यूलियर कंसेप्ट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में है। और कोई भी हिंदू, इसके अलावा जैन, सिख और बौद्ध HUF कर रख सकता है। परंतु जो लोग हिंदू के ब्रॉडर डेफिनेशन में नहीं आते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, ज्यूज है, इस्लाम फॉलो करने वाले पारसी, वो लोग HUF नहीं रख सकते। ओके और इस HUF को क्रिएट कैसे किया जा सकता है बलवंत जी? देखिए पूजा, ऐसा है कि HUF आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट होता है। जैसे आप पार्टनरशिप है या LLP या कंपनी वगैरह जैसे बनाते हैं, HUF बनती नहीं है। HUF आपका जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। जैसे हिंदू लॉ के हिसाब से जैसे ही कोई जोड़ा शादी कर देता है तभी उनकी हिंदू फैमिली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। परंतु इनकम टैक्स एक्ट में चूंकि कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक से ज़्यादा कोपार्सनर होना जरूरी है, तो जब उस कपल के कोई भी बच्चा हो जाता है तब उनकी जो HUF है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ओके तो ये तरीका है HUF क्रिएट करने का। अब हम आपसे थोड़ा और डिटेल में इसको समझना चाहेंगे बलवंत जी। अब इसमें काफ़ी सारे टर्म्स भी यूज़ होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी भी है काफ़ी सारी जिसको कि समझना चाहेंगे। अब इसमें को पार्टनर्स जो है वो कौन होता है और ये किसी भी मेंबर से अलग कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो व्यक्ति फैमिली में जन्म लेता है या एडॉप्शन के दत्तक लिया जाता है वो को पार्टनर है। और 4 फैमिली जो है, 4 जनरेशन है, वो एक HUF कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति शादी के जरिए जैसे फैमिली में आता है, जैसे वाइफ है, डॉटर इन लॉ है, वो मेंबर है। मतलब सब जो को पार्टनर है वो मेंबर है, परंतु सब मेंबर को पार्टनर नहीं है। ओके ठीक है, तो ये है को पार्टनर की डेफिनेशन। बलवंत जी, इसके अलावा क्या राइट्स होते हैं मेंबर्स के और एज अ को पार्टनर के जो डिफरेंट राइट्स होते हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जितने जो भी मेंबर है HUF के, उनका राइट होता है कि HUF की जो इनकम है या जो असेट है उससे वो मेंटेन किए जाए। परंतु जो को पार्टनर है वो ही सिर्फ HUF की जो असेट है उसका पार्टीशन
क्लेम कर सकते हैं। मेंबर को पार्टीशन का क्लेम करने का राइट नहीं है, परंतु जब भी एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो मेंबर को भी उसमें शेयर मिलेगा। मतलब आपको मांगने का अधिकार नहीं है, परंतु जब बटेगा तो आपके हिस्से में भी आ जाएगा। ओके। चलिए, अब एचयूएफ में जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनके भी राइट की बात करते हैं। बलवंत जी, अब सबसे पहले बात करते हैं डॉटर की, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में तो ऐसा देखा गया है कि जो बेटी होती है उसको शादी करके दूसरे घर भी जाना होता है। तो ऐसे में जो एचयूएफ है उसमें डॉटर्स की राइट कितने होते हैं और शादी के बाद फिर किस तरह के राइट उसके पास होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमें समझाइए कि मौजूदा कानून क्या कहता है। देखिए पूजा, जब ये जो सेक्शन 6 है वो एचयूएफ की असेट में कौन किसका हक है वो डिफाइन करता है। तो 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ, उसके पहले सिर्फ जो मेल को पार्टनर, मेल मेंबर जो है, जो 4 जनरेशन के हैं, वो ही को पार्टनर माने जाते थे और उनको ही राइट था पार्टीशन मांगने का। परंतु जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 को अमेंड कर दिया गया और उसके अनुसार बेटी है, बेटी को भी बेटे के बराबरी का हिस्सा दे दिया गया। मतलब बोथ आर एट पार एज फार एज राइट्स आर कंसर्न। तो जिस तरह से बेटा को पार्टनर है, बेटी भी को पार्टनर बन जाती है, और जिस तरह से बेटे को पार्टीशन मांगने का हक है, उस तरह से बेटी भी को हक पार्टीशन मांग सकती है। और जहाँ तक प्रश्न है कि यह जो अमेंडमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या है, तो अगस्त 2020 में विनीता शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बेटी के जन्म होते ही वो को पार्टनर हो जाती है, परंतु उसका जो एज ए को पार्टनर राइट है वो ये जो 2005 सितंबर में जो अमेंडमेंट आया उसी दिन क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो उस दिन उसके फादर का जिंदा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं डॉटर के जो राइट्स हमने अभी डिस्कस किए। बलवंत जी, अब कर्ता के बारे में बात करते हैं। एचयूएफ का कर्ता कौन हो सकता है? देखिए पूजा, ऐसा है कोई भी को पार्टनर है वही कर्ता हो सकता है। जो से प्योर मेंबर है वो कर्ता नहीं हो सकता। और जो फैमिली में जो सीनियर मोस्ट को पार्टनर है, भले वो बेटा है या बेटी है, वो कर्ता हो सकता है। ठीक है, ओके। और ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्या एक पर्सन जो है वो कर्ता या मेंबर जो है वो एक एचयूएफ से ज़्यादा का हो सकता है? क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी सारे लोगों के मन में आता होगा। देखिए पूजा, ऐसा है जैसे मैंने बताया कि 4 पीढ़ियां एक साथ एचयूएफ को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो एक व्यक्ति एक साथ में 4 एचयूएफ का मेंबर हो सकता है, अपनी खुद की एचयूएफ, फादर की एचयूएफ, ग्रैंडफादर की एचयूएफ और ग्रेट ग्रैंडफादर की एचयूएफ। जब अगर वो चारों में को पार्टनर है तो नेचुरली अगर वो सीनियर मोस्ट है तो चारों एचयूएफ में कर्ता भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेंबर फैमिली के अंडर भी अपना खुद का भी एचयूएफ बना सकता है। अच्छा, जब एचयूएफ की बात होती है तो हम यही सोचते हैं कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो या घर का बड़ा है, एक इसको लेकर व्यू बना हुआ है कि वही लोग एचयूएफ के कर्ता बन सकते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है या फिर कोई भी फैमिली मेंबर में एचयूएफ का कर्ता बन सकता है? देखिए पूजा, ऐसा है बाय डिफॉल्ट जो सीनियर मोस्ट को पार्टनर है वो एचयूएफ का कर्ता बनता है। परंतु अगर अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दे या कोई कारण से वो इनकैपेसिटेट हो गया है, अनेबल है एचयूएफ अपनी कर्ता की जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो बाकी मेंबर्स अपनी सहमति से दूसरे किसी को पार्टनर को भी कर्ता नियुक्त कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो ये है तरीका। इसके अलावा अगर कर्ता किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या नियम कानून है? क्या एचयूएफ बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाता है? और अगर नहीं होता तो उस केस में जिनकी मृत्यु हो गई तो उस केस में कर्ता की जगह कौन ले सकता है?
देखिए पूजा, कर्ता एचयूएफ और उसका कर्ता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कर्ता की डेथ के बाद में एचयूएफ बंद नहीं होता है, इट डज नॉट कम टू एन एंड। और एचयूएफ के एग्जिस्टिंग एचयूएफ के कर्ता की जो डेथ के बाद में जो सीनियर मोस्ट को पार्टनर फैमिली में बचता है वो उस एचयूएफ का कर्ता बन सकता है। तो क्या इसमें डॉटर हैं या फिर अगर मदर है, परिवार में कोई महिला है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, क्या वो इसमें एचयूएफ की कर्ता का रोल निभा सकती है? देखिए पूजा, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ को पार्टनर ही कर्ता बन सकता है, और को पार्टनर जो 4 पीढ़ी जो कॉमन मेल एंसेस्टर से आते हैं, जो 4 जनरेशन में, वो ही को पार्टनर है, वो कर्ता बन सकता है। तो डॉटर का चूंकि कॉमन मेल एंसेस्टर रहता है तो डॉटर कर्ता बन सकती है, परंतु चूंकि मदर है वो को पार्टनर नहीं है, वो किसी बाहर फैमिली से आई है, तो वो एचयूएफ की कर्ता नहीं बन सकती। मतलब आपकी बेटी कर्ता बन सकती है पर माँ कर्ता नहीं बन सकती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया कि इसके भी कुछ नियम हैं। मदर क्योंकि बाहर से आई है, हो सकता है वो भी किसी एचयूएफ का पार्ट होगी, तो वो यहाँ कर्ता नहीं बन सकती, लेकिन डॉटर इस केस में बन सकती है। लेकिन अब यहाँ पर हमने कर्ता के डेफिनेशंस आपको बताए, क्या क्या रोल है, और उसमें एक बेटी का, परिवार में अगर कोई बेटी है तो उसका क्या रोल है, शादी के बाद उनका क्या रोल है, ये हमने आपको बताया। चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अब समझते हैं कि गिफ्ट आदान प्रदान करने का भी चलन है और उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, काफ़ी सारे टैक्स के नियम उससे जुड़े भी होते हैं। तो ऐसे में एचयूएफ में गिफ्ट्स को लेके क्या नियम है, क्या टैक्स के नियम कहते हैं, क्या एचयूएफ एक दूसरे में मेंबर्स में आपस में गिफ्ट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, और फिर उसमें नियम क्या कहता है? देखिए पूजा, जो इनकम टैक्स एक्ट की जो 56(2)(10) सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया है कि एचयूएफ के जो मेंबर है वो एचयूएफ के रिलेटिव माने जाते हैं। तो अगर एचयूएफ के जो मेंबर है एचयूएफ को गिफ्ट देते हैं तो वो जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन है वो टैक्स न्यूट्रल है। मतलब न तो गिफ्ट देने वाले पे कोई टैक्स लाइबिलिटी है और ना एचयूएफ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी है। परंतु अगर अब मेंबर कोई भी गिफ्ट एचयूएफ को देता है तो क्लबिंग प्रोविजन शुरू हो जाते हैं, जिसके अनुसार जो गिफ्ट दी हुई असेट है, भले ओरिजिनल असेट या कन्वर्टेड असेट है, उससे जो इनकम होगी वो उस मेंबर की हाथ में टैक्सेबल होगी। और इवन अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, पूरा पार्टीशन हो जाता है, तो जिस मेंबर ने ये गिफ्ट दिया है उसके स्पाउस को जो शेयर अलॉट हुआ है उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन लागू रहेगा। ओके और अगर किसी एचयूएफ को नॉन मेंबर से गिफ्ट रिसीव होता है तो ऐसे में टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा, अगर नॉन मेंबर से एचयूएफ गिफ्ट लेता है तो चूंकि वो जो रिलेटिव की डिफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, तो अगर साल में 50,000 रुपये से कम तक का कुल मिला के सब स्रोत से अगर एचयूएफ को गिफ्ट आता है तो कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। परंतु एचयूएफ के हाथ में एक साल में नॉन मेंबर से कुल मिला के अगर 50,000 से ज़्यादा की गिफ्ट आती है तो वो पूरी की पूरी गिफ्ट जो है वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होती है, और जो एचयूएफ की जो दूसरी इनकम है उसके साथ ऐड होगी और स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गिफ्ट एक बार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम गिन ली गई है तो उसके सामने आप एटीसी या एटीडी जो है उसके डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। ओके तो एटीसी और एटीडी का डिडक्शन का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं, और क्लबिंग प्रोविजंस के बारे में भी आपको बताया। लेकिन एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं वो अगर बाहरी किसी को गिफ्ट देते हैं तो उधर पर टैक्स के नियम कैसे, क्या टैक्स के नियम वहाँ लागू होंगे? देखिए ऐसा है पूजा कि एचयूएफ का करता है उसको जो हिंदू जो लॉ है, चूँकि ये हिंदू एचयूएफ का लॉ पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है, तो ये जो हिंदू शास्त्र है या जो कोर्ट के डिसीजन वगैरह है उससे नियंत्रित होता है।
तो जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो करता है वो जो मूवेबल असेट है वो गिफ्ट कर सकता है या उसको बेच सकता है, जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह हो या कोई डिस्ट्रेस वगैरह की सिचुएशन हो या जो मेंबर हो उनको मेंटेन करने के लिए, इस पर वो विद इन रीजनेबल लिमिट होना चाहिए। एचयूएफ का करता इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी बाहर दे गिफ्ट कर सकता है, पर वो सिर्फ धार्मिक कारण से और विद इन रीजनेबल लिमिट होना चाहिए। अगर सब सदस्य सहमत है तो कर्ता मेंबर को भी गिफ्ट दे सकता है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यह जो गिफ्ट है वो चूँकि एचयूएफ के पूरे पार्टीशन पे नहीं होती है, मतलब कुछ एक पार्ट ऑफ द असेट ही गिफ्ट की जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको पार्शियल पार्टीशन ट्रीट किया जाता है, जो इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उस परिस्थिति में क्लबिंग प्रोविजन लागू होते हैं और जो असेट मेंबर को एचयूएफ द्वारा गिफ्ट दी गई है उस पर जो इनकम होगी वो एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, भले वो इनकम एंजॉय करने वाला व्यक्ति दूसरा है। क्योंकि गिफ्ट की ही बात हो रही है, अब एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश कर ली कि मान लीजिए मैं एचयूएफ की मेंबर हूँ और मैं अपना हिस्सा, अपना पूरा शेयर एचयूएफ का किसी को गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर उस पर क्या नियम लागू होंगे, क्या टैक्स के जो इम्प्लीकेशन है वो किस तरीके से लागू होंगे इस पर? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो हिंदू लॉ है उसके हिसाब से कोई भी मेंबर या को पार्टनर है, जब तक वो जिंदा है तब तक अपने शेयर को किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, परंतु वो अपनी वसीयत में अपना शेयर किसी को दे सकता है जो उसकी डेथ के बाद में इफेक्टिव होगा। और चूंकि इनहेरिटेंस से मिलने वाली जो भी असेट है वो उस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो जिसको हिस्से में भी आएगा वो उसके हाथ में टैक्स फ्री होगा, जो वसीयत के जरिए किसी ने अगर अपना शेयर एचयूएफ का शेयर किसी को दिया है तो। ठीक है, वसीयत के जरिए कर सकते हैं। हमने कर्ता की मृत्यु हो जाने पर क्या नियम है वो बात की, लेकिन अगर कोई को पार्टनर की मृत्यु एचयूएफ में हो जाती है तो फिर वहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट होता है? उस को पार्टनर का शेयर किस तरीके से डिवाइड होता है एचयूएफ में, क्या होता है उस हिस्से का? देखिए पूजा, जो ओरिजिनल सेक्शन 6 है जो 2005 में अमेंड हुआ, उसके अमेंडमेंट के पहले जो एचयूएफ की जो को पार्टनर की प्रॉपर्टी है वो उसकी डेथ के बाद में सर्वाइवरशिप के बेसिस पर डिवॉल्व होती थी, मतलब वो जो उसका जो हिस्सा है वो बाकी सदस्यों के हिस्से में मिल जाता था और उसको हिस्सा और किसी को मिलता नहीं था। परंतु सेक्शन 6 जो है 2005 में अमेंड हो गया है, उसके बाद में किसी भी को पार्टनर की डेथ होने के बाद में उसका जो एचयूएफ की असेट में हिस्सा है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का शेड्यूल है, उसमें जो लीगल एयर है और जो ऑर्डर दिया गया है उसके हिसाब से उन लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो और बाकी का जो असेट है, बाकी जो हिस्सा है वो एचयूएफ में ही रहेगा। और जिस सदस्य की डेथ हुई है उसका हिस्सा निर्धारित करने के लिए यह माना जाएगा कि उस मेंबर की डेथ के इमीडिएट पहले एचयूएफ का पूरा पार्टीशन हुआ है और उस मेंबर को कितना हिस्सा अलॉट हुआ है वो हिस्सा जो है वो जो उसके लीगल हेयर है उनको चला जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये है नियम कानून अगर को पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो। अब बलवंत जी, एचयूएफ में उनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी सारी होंगी, उनके एसेट्स होते हैं, इनकम होते हैं, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखिए पूजा, जो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसके हिसाब से एचयूएफ जो उसकी साल दर साल जो इनकम होती है वो अपने मेंबर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो मेंबर के हाथ में टैक्स फ्री है। परंतु अगर पुरानी इनकम अगर आप करंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी, क्योंकि जो जैसे एचयूएफ के रिलेटिव उसके मेंबर है पर मेंबर के रिलेटिव एचयूएफ नहीं है।
इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब सब असेट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो वो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा और वो इनकम टैक्स एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो अगर आपको एचयूएफ की असेट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, मतलब एचयूएफ की जितनी असेट्स है वो सब मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, सब लोग अगर सहमत हो तो अनइवन पोर्शन में भी एचयूएफ की असेट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आपको जो ये फुल पार्टीशन कर रहे हैं उसको इनकम टैक्स एक्ट से अप्रूव भी करवाना, रिकॉग्नाइज भी करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख के देना पड़ेगा कि हमारा ये एचयूएफ का फुल पार्टीशन हो गया है, और फिर जो ऑफिसर है वो आपको ऑर्डर पास कर देगा कि ये एचयूएफ का फुल पार्टीशन हो गया है, और उसके बाद आपकी एचयूएफ एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। एचयूएफ के फुल पार्टीशन पे जो शेयर मिलता है वो चूंकि ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है सेक्शन 47 के हिसाब से, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स का लाइबिलिटी न तो एचयूएफ पे आएगा और न मेंबर जिनको मिल रहा है उन पे आएगा। ऑल राइट। अच्छा बलवंत जी, एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि एचयूएफ में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, कुछ झगड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा है, कहीं सुना है कि एचयूएफ में किसी एक मेंबर को निकाल सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एचयूएफ की जो असेट है वो भले ही कर्ता की मेहनत से कमाई हुई हो, पर वो एचयूएफ के सब मेंबर को बिलोंग करती है। तो कर्ता चाहे तो जब किसी भी मेंबर को एचयूएफ में से बेदखल नहीं कर सकता, उसको निकाल नहीं सकता। अगर किसी को आपको एचयूएफ में से निकालना है तो पहले आपको उसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा। उसको हिस्सा दिए बिना आप किसी भी मेंबर को, मतलब को पार्टनर को बेदखल नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो उसको हिस्सा देकर ही आप निकाल सकते हैं। ये पावर है कर्ता के पास कि आप निकाल सकते हैं, बट आपको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई, और मेरे ख्याल से एचयूएफ के हर एक हमने फैक्टर्स को हर एक तरीके से इसको एनालिसिस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ सवाल रह गए हों और आपके मन में कुछ डाउट हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बलवंत जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए अपना, और एचयूएफ पर और उससे जुड़े जितने भी नियम कानून हैं उसके बारे में डिटेल में और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।